हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। फिर एक और मोड़ पे हमारी मुलाकात हो गई। जैसा हमने सोचा नहीं था कभी कि दोबारा हम इस चीज़ को लेके जाएंगे, लेकिन फिर से एक बार किस्मत ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया हमने। लेकिन एक बार मैं आपको एक नसीहत ये देना चाहता हूँ कि भूल जाएं जो कुछ अभी तक हुआ है, कुछ भी याद ना रखें। ऐसा मान के चले कि हम एक और बार इसका एक रिवीजन कर रहे हैं। इस जिसको हमने बार बार रिवाइज़ किया है, उसको एक और बार एक दफ़ा रिवाइज़ करके हम फिर से उस पे कमांड हासिल करेंगे। अगर आप पिछली चीज़ों को फिर से याद करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर साबित होगा। इसलिए मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी, मेरी यही सजेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। एक बुरे ख्वाब की तरह उन सारी चीज़ों को भूल जाएं। एक और बार फिर से हम इसको रिवाइज़ करेंगे। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से स्क्रैच से फिर से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस आप याद रखें कि अभी आपने स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। आप अभी एक्सपीरियंस्ड हैं। वही एक्सपीरियंस लेके हम फिर से एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे और कुछ दिनों में हम इस सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। सिलेबस आपके सामने है, लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरी वही ज़ुबान वही बात याद रखें जब मैंने आपको कहा था कि कभी महक की तरह फूलों के ऊपर उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों के ऊपर उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें खाक उड़ने से रोकेंगे कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आपके हौसले फिर से बुलंद हो, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों में हम इस पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हम फिर से रिवाइज़ करेंगे और हम देखेंगे इसके बाद जो हम एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए। अगर कोई चीज़ें रहती हैं वो एमसीक्यू सीरीज़ में हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। जो नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही नोट्स आप रखें और उन्हीं नोट्स में जहाँ जहाँ कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें। बार बार नोट्स ना बनाएं, इससे आपको नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो जाएगी। सिलेबस आपके सामने है। स्टैट का सिलेबस एक बार फिर से दोहराता हूं मैं, क्विक रिकैप करते हैं इसका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपको जो है मैथमेटिक्स टीचर ने पढ़ाया था तब। इस बार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको भी खुद ही क्लियर करूं। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, demography, census, its features and functions, vital statistics, measures of fertility, crude fertility rates, specific fertility rates, gross and net reproductive rates, measures of mortality। सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में आई होंगी। मेरी आवाज़ अभी तक आप लोगों के कानों में गूंज रही होगी जब मैंने ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ाई थी। और वो ये याद रखें कि उसी तरह से हम दोबारा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या है स्टैटिस्टिक्स और किस तरह से ये काम करता है। वो सारी चीज़ें सबसे पहले देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव हुआ है एक लातूनी वर्ड से, एक लैटिन वर्ड से, स्टैटस। और ये एक इटालियन वर्ड से भी डिराइव हुआ है जो है स्टैटिस्टा। अगर हम स्टैटस का माना देखें तो वो है पॉलिटिकल स्टेट। किसी भी पॉलिटिकल स्टेट को लातूनी या लैटिन वर्ड में स्टैटस कहते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल स्टेट अगर हो उसको कहते हैं स्टैटस। और इटालियन वर्ड ये जो स्टैटिस्टा है ये एक स्टेट्समैन को कहते हैं। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाता है बहुत बार, ये एज ए स्टैटिस्टा भी पूछा गया है, स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि स्टैटस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। दोनों चीज़ें आप याद रखें। डेफिनेशन पे जाते हैं हम सबसे पहले। लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी। स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको फिल्टर आउट करना, फिल्टर आउट करने के बाद एनालिसिस करना उस डेटा पे। क्योंकि जब तक आप डेटा को फिल्टर आउट नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसको आप जंक फॉर्म में रखेंगे, तब तक आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। एनालिसिस ओनली पॉसिबल व्हेन यू क्लासिफाई द डेटा, व्हेन यू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई किया, उसके बाद आप
जो है उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे कोई एडवाइस लेते हैं, उससे कोई क्रैक्स ले लेते हैं आप, और जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं एनालिसिस के बाद उसको आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप प्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने इंटरप्रेट करते हैं उस डेटा को। इसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक, ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, ये है हमारे पास कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सिंपल अल्फाजों में। इसीलिए मैंने यहाँ इस तरह से इसको लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? चलिए, ये है आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, उसके बाद एनालिसिस करना और फिर प्रेजेंट कर देना। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर जो है वो है जॉन ग्रांट साहब। जॉन ग्रांट और विलियम पेटी है जो इसके फाउंडर है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को फाउंड किया है 1662 में। अगर आप फादर की बात की जाए तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कहा था वो है हमारे पास सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर जो है ये इनको माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और कुछ बुक्स जो है वो कार्ल पियर्सन को भी मानते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसलिए आप दोनों को याद रखें, सर रोनाल्ड फिशर और कार्ल पियर्सन। अगर दोनों में से एक ये भी पूछा गया कि हु इज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, तो सर रोनाल्ड फिशर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अच्छा, इन्होंने दिया था ये जो सर रोनाल्ड फिशर है, इन्होंने फिशर प्रिंसिपल दिया था, या अनोवा भी जिसको कहता था, उनके बेस पे ये अभी तक स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसमें यूज़ होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। इसी तरह कार्ल पियर्सन ने ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दिए थे जो अभी तक इस्तेमाल होते हैं, अभी तक उनका इम्पैक्ट है स्टैटिस्टिक्स पे, इसलिए इनको भी माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसलिए सर रोनाल्ड फिशर और कार्ल पियर्सन दोनों को माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे मैंने आपको कहा है, सर रोनाल्ड फिशर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको कहा जाता है, तो अनडिस्प्यूटेडली यहाँ पे प्रशांत चंद्रा महालनोबिस या पीसी महालनोबिस जो हैं उनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम करते थे। जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई, उसका जो बानी था या उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो महालनोबिस साहब का ही था, और इन्होंने उसमें एक जो है चीज़ दिया था जिसको महालनोबिस डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये जो हैं पीसी महालनोबिस साहब, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ये आपको याद है, ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इसको कभी कभी ब्रांच ऑफ साइंस भी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स को कभी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, या कभी कभी इसको ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या कभी कभी ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील करती है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा के साथ, लेकिन याद रखें क्वालिटेटिव डेटा के साथ जब यहाँ पे डील करती है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे सिर्फ उसको इन्यूमरेट किया जाता है कि प्रेजेंट है क्वालिटी या क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट या नहीं है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को ही देखा जाता है, उसको इन्यूमरेट नहीं किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा को यहाँ से अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है, उसको उस पर अच्छी तरह से स्टडी होती है। तो आपका जो है स्टैटिस्टिक्स वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा के साथ ही डील करता है। क्वालिटेटिव में आप याद रखें यहाँ पे खाली उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के साथ डील करता है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास नंबर्स है या क्वांटिटी हो उनके साथ डील करता है, और क्वालिटेटिव में उसके एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके साथ डील करता है। तो स्टैटिस्टिक्स की आपके पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी बन गई कि इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा, लेकिन यहाँ पे याद रखें क्वालिटेटिव डेटा के प्रेजेंस और एब्सेंस के ही साथ डील करता है, बाकी किसी और चीज़ के साथ नहीं। क्वांटिटेटिव में हर एक चीज़ के साथ डील करता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, दोनों डेटा जो हमारे पास है, और इसके साथ जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं इनमें, इन तीनों को मिला के भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्टैटिस्टिक्स वो स्टडी है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, और फिर हम जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास आ गया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हम उसको क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इसी को तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले डेटा इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड।
तो यहाँ डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए। सिस्टमैटिक मैनर इज़ फॉलोड, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर फॉलो किया जाता है क्योंकि हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्लासिफाई करना है। एक्सप्रेसेस रिलेशंस विद इन द डेटा, तो यहाँ पे डेटा के दरमियान रिलेशंस पैदा किए जाते हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन्स किए जाते हैं, तभी तो एनालाइज कर पाएंगे हम। प्रोवाइड्स मेट्रिकल रिजल्ट्स, और यहाँ पे स्केलर हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं जो मेट्रिकल, जिनको मेजर किया जाता है, मेजरेबल रिजल्ट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कम्प्लेक्सिटीज़ इन डेटा आर सिंप्लीफाइड, और डेटा में जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको फिल्टर आउट करके उसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में इसको जो है अप्लाई किया जाता है? इकोनॉमिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कॉमर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कि हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ गई, जीडीपी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, वो सारे एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, जब स्टैट्स होंगे तो स्टैट्स के बिना ही पे हम वो चीज़ें कह सकते हैं। इसी के साथ अगर कॉमर्स वगैरह में हो, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, क्या किस लेवल पे है, वहाँ पे भी हमें स्टैट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स काम कर ही नहीं सकते जब तक इनके पास स्टैटिस्टिक्स ना हो। ये देखते हैं हमारे पास पिछले साल का कितना रेवेन्यू है, इस साल का रेवेन्यू कितना है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, ये सारा जो है इनको स्टैट के बेस पे ही मिलता है। पब्लिक ओपिनियंस अगर हमने देखने हैं, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि किस लीडर के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस बार सेलेक्ट होने के, किस लीडर के ज़्यादा कम चांसेस बनते हैं कि वो इस बार जो है सेलेक्ट ना हो जाए। तो एग्जिट पोल वगैरह जो हमारा, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो टीवी चैनल्स पे वो एग्जिट पोल वगैरह होता है, तो वहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है और उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है किस लीडर के या किस पार्टी के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लिमिटेशंस भी हैं इसके, कोई भी चीज़ हम दुनिया में आती है तो उसके साथ साथ लिमिटेशंस भी होती है। इसी तरह स्टैट के भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले स्टडीज क्वालिटेटिव फिनोमेना, डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव, यहाँ पे जब मैंने क्रॉस किया ना तो इसका मतलब डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। मैंने अभी आपको बताया क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करता है ये, लेकिन खाली प्रेजेंस एंड एब्सेंस, बाकी किसी और चीज़ के साथ डील नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव फिनोमेना के साथ ये थॉरोली डील नहीं कर पाता है। दूसरा, रिवील एंटायर बैकग्राउंड, डज नॉट रिवील, यहाँ पे जो मैंने क्रॉस रखा है इसका मतलब डज नॉट रिवील एंटायर बैकग्राउंड। जब आपको स्टैट्स मिलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप कंटेक्स्ट में नहीं जा पाते हैं। तो ये आपको खाली जो है आपको स्टैट्स देता है, बैकग्राउंड नहीं देता है, तो वो बैकग्राउंड का आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद प्रिसाइज एंड करेक्ट जो है इसमें डेटा नहीं मिलता है, जब इसमें एवरेज डेटा मिलता है, इसमें जो है एरर्स वगैरह के चांसेस रहते हैं। लायबल टू बी मिसयूज्ड, इसको कभी कभी मिसयूज भी किया जा सकता है। फुल कंटेंट इज नीडेड, ठीक है। अगर आपको फुल कंटेंट ज़रूरत है तो वो आपको नहीं मिलता है इसमें से, क्योंकि आपको जो है बैकग्राउंड का पता नहीं चलता है, आपको खाली स्टैट्स मिल जाते हैं, तो कभी कभी इसको मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास कुछ फंडामेंटल फीचर्स जो है स्टैट के, वो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे थ्रू आउट स्टैट। सबसे पहला हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ये कोई एट्रीब्यूट या कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई फीचर होता है एक आइटम का। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार है, ये कार जो है, इस कार का क्या कलर है, ठीक है, इस कार का क्या कलर है, कौन सा कलर है इसका, इसका इंजन कितना है, ठीक है, और इसका माइलेज क्या है, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, इनको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो इसमें से अगर कोई भी एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज होता है, ठीक है। देखिए, एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइटम दैट इज बीइंग एनालाइज्ड, जिसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो वेरिएबल या एट्रीब्यूट होते हैं ये अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है? जिसमें खाली एक वेरिएबल को एनालाइज किया जाए। डेटा सेट्स दैट इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अगर हम किसी कंट्री में ये सर्वे करते हैं कि यहाँ के लोगों की हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है, तो हमने खाली एक एट्रीब्यूट ले लिया। वो एट्रीब्यूट कौन सा है? वो वेरिएबल कौन सा है? वो है हाइट। हाइट का वेरिएबल ले लिया, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये यूनिवेरिएट डेटा है। ये वो डेटा है जिसमें खाली एक वेरिएबल को कंसिडर किया गया है। इसी तरह बाइवेरिएट, बाइवेरिएट मतलब जहाँ पे डेटा सेट में दो वेरिएबल्स को कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए हम सर्वे करते हैं जहाँ पे हम हाइट को कंसिडर करेंगे और एज को कंसिडर करेंगे, यानी कि 30 साल से कम लोगों की हाइट कितनी है, ठीक है।
अगर हम इस बेस पे जो है ये इसको सर्वे करेंगे किसी कंट्री में, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा यूनिवेरिएट नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कंसिडर किए गए हैं, तो ये हमारे पास बाईवेरिएट डेटा होता है। इसी तरह हमारे पास ट्राईवेरिएट हो सकता है, क्वाड्रीवेरिएट हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली बताएंगे आपको मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है, मल्टीवेरिएट डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो। इसमें ट्राई भी आ सकता है, क्वाड्री वेरिएट डेटा भी आ सकता है। मल्टीवेरिएट डेटा में हमारे पास 2 से ज़ायद जब भी हमारे पास वेरिएबल है, उसको हम मल्टीवेरिएट डेटा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम सर्वे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो 3 वेरिएबल्स हमने एट अ टाइम, ठीक है, कंसिडर किए हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। ये जो डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है, ये था पहला जो हमारे पास सबसे स्पेशल टर्म थी, वो है वेरिएबल। उसके हमने टाइप्स भी देखे, जो हमारे पास है यूनिवेरिएट डेटा, बाईवेरिएट डेटा और मल्टीवेरिएट डेटा। दूसरा हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। क्या है पॉपुलेशन, क्या है यूनिवर्स, मैं बता दूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं किसी सिटी का जो है सर्वे कर रहा हूँ, ये पूरी सिटी, मेरे इस सिटी में जितने भी मेंबर्स हैं, पूरा जितना इसका पॉपुलेशन है, इसको हम यूनिवर्स कहते हैं। जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, जो हमारा एरिया फोकस होगा, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। ये वो पॉपुलेशन नहीं है कि किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं, दूसरी तरह से वो भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के एनिमल्स की जो है सर्वे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो पॉपुलेशन नहीं रही, फिर यहाँ पे सारे एनिमल्स जो आते हैं उसको हम यहाँ पे पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे पास फोकस होगा हमारी रिसर्च का, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑल द मेंबर्स और द एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच इज द फोकस ऑफ स्टडी, जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारा पॉपुलेशन हुआ या फिर यूनिवर्स हुआ। एग्जाम्पल, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अगर हम किसी कंट्री का सर्वे करना चाहते हैं तो उसमें जितने भी सिटीजन्स हैं उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम श्रीनगर का जो है सर्वे कर रहे हैं, तो श्रीनगर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जिनको हम एनालाइज करेंगे, तो वो हमारे पास बनता है पॉपुलेशन या यूनिवर्स। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू डिफाइन द गिवन पॉपुलेशन। तो ये जो हमारे पास पॉपुलेशन हुआ या ये जो हमारे पास यूनिवर्स था, जो हमारा एरिया फोकस था, उसमें जो मेंबर्स थे, उसमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू डिफाइन द गिवन पॉपुलेशन। जो इसमें हम न्यूमेरिक मेजर यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। एग्जाम्पल, एवरेज इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन ए कंट्री। हमने अगर पूरी कंट्री का सर्वे किया है, तो पूरी कंट्री हमारे पास क्या हो, इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन ही यूनिवर्स हुआ। तो इस कंट्री में अगर हम देखेंगे इनकी एवरेज इनकम क्या है, ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ पैरामीटर। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने श्रीनगर का एनालिसिस किया। श्रीनगर के एनालिसिस में हमने देखा कि यहाँ पे लोग जो है एवरेज क्वालिफिकेशन क्या है लोगों की, ठीक है, तो ये जो एवरेज क्वालिफिकेशन मैंने ले ली, ये मेरे पास बना पैरामीटर। ठीक है, और ये जो सारे लोग श्रीनगर में रहते हैं, ये मेरे पास बना पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के साथ एक टर्म जुड़ी है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, इस टाइम भी दोहरा रहा हूं, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। आपको याद रहेगा कि न्यूमेरिक मेजर पॉपुलेशन का होता है पैरामीटर। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंपल। ठीक है, तो अब हम श्रीनगर का जो है हम सर्वे करना चाहते हैं, तो पूरे श्रीनगर का सर्वे करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे पास वाइड एरिया है, तो इस पे रिसर्च करना, इस पे एनालिसिस करना, इस पे सेंसस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई पार्ट लेंगे इसका, जिस पे हम सर्वे करेंगे, और उसके बेस पे हम जो है इसका कंक्लूजन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई एरिया लेंगे, फॉर एग्जांपल जो है डाउनटाउन एरिया ले लेंगे। ठीक है, डाउनटाउन एरिया ले लिया हमने, ये हमारा सैंपल बन गया। तो डाउनटाउन में हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसी बिना पे हम कहेंगे कि श्रीनगर की एवरेज पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, ये जो डाउनटाउन हमने लिया, जो हमारा यूनिवर्स था, जो हमारा पॉपुलेशन था, उसमें से हमने जो एक छोटा सा टुकड़ा ले, एक छोटा सा जो है एरिया स्टडी लिया, उसको हम कहते हैं सैंपल। और इसी सैंपल
पे के बेसिस पे हम कंक्लूजन देते हैं। देखिए डेफिनेशन से, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इट इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। तो पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है जिसपे हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। तो इसकी एग्जांपल है सैंपल ऑफ मेडिसिन। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि ये दवाई आप ले लीजिए, ठीक है, तो इससे आप देखेंगे आप पे क्या फर्क पड़ते हैं। या आपके पास सैंपल्स भी होते हैं ना, आपके मेडिकल शॉप्स में आपको कभी कभी मेडिकल वाले फ्री में देते हैं, जनाब ये सैंपल आया है कंपनी की तरफ से, आप ये खा लीजिए, ये फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन है या बाकी चीज़ है, तो उसको आप ले लेते हैं ताकि आप देखें कि पॉपुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी हिसाब से जो है। या ब्लड सैंपल ले लीजिए, ब्लड सैंपल की अगर हम बात करें, तो ब्लड सैंपल भी आपके पास जो है सैंपल ही हुआ। देखिए ये पूरा बॉडी में कितना ब्लड है वो हमारे पास पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम पार्ट ऑफ ब्लड ले लेते हैं तो वहाँ हमारे पास सैंपल बनता है। जब भी हमें टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं ब्लड के, तो हम थोड़ा सा कुछ कतरे देते हैं ना खून के, पूरा ब्लड तो नहीं देते हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसका जो छोटा सा पार्ट ऑफ द ब्लड जो है, जो हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए देते हैं, वो सैंपल बनता है, ठीक है। ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये होता है मेजर ऑफ सैंपल, ठीक है। अगर हम इसी सैंपल में देखें कि कितने नंबर ऑफ आरबीसीज है, वो आपके पास बनता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक जो है, इट इज़ ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सैंपल, एज फॉर सैंपल एज फॉर स्टैटिस्टिक। याद रखें, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। अगर हम पॉपुलेशन का जो है न्यूमेरिकल मेजर देखें वो पैरामीटर है, अगर हम सैंपल का देखें वो स्टैटिस्टिक है, ठीक है। अच्छा देखें, अगर इसी में एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर हम पूरे बॉडी में देखें कितना ब्लड है, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन हो गया। हम देखेंगे इस ब्लड में कितने आरबीसीज हैं, तो ये हमारे पास बना पैरामीटर, ठीक है। इसके बजाय अगर हम एक सैंपल लेंगे ब्लड का, तो वो हमारे पास सैंपल तो बनता ही बनता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे इसी सैंपल में कितने आरबीसीज हैं, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक बनता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक सैंपल के साथ वाबस्ता है और पैरामीटर पॉपुलेशन के साथ वाबस्ता है। आपको पता है, मुझे ज़्यादा इसमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरत पड़ेंगे आगे। सबसे पहला है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी जो है बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में होता है किसी चीज़ को जनरलाइज करना। जब हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को, आपने देखा होगा ना कि कभी जो है उस्ताद किसी क्लास में जाता है तो बच्चों से कुछ पूछता है, 2-3 बच्चे जो हैं बड़े शरारती होते हैं, तो उस्ताद कहते हैं आप सारे के सारे निकम्मे हो, मतलब उसने जनरलाइज कर दिया उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो उसको हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल। सैंपल रिजल्ट्स में क्या आता है, ठीक है, हमारे पास कौन से रिजल्ट्स आते हैं, उन्हीं के बेस पे हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन का जो है कंक्लूजन दे देते हैं। किसी क्लास में आप गए, आपने 2 बच्चों को जो है इन्वेस्टिगेशन की, ये उनसे पूछताछ की, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, फॉर एग्जांपल उनको नहीं आते हैं, तो आप कहते हैं इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो पूरे स्कूल का जो कंक्लूजन आपने 2 बच्चों के बिना पे ही बता दिया। 2 बच्चे आपके लिए सैंपल हो गए और पूरे बच्चे जितने भी स्कूल में हैं वो आपके पास पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और अगर आप 2 बच्चों के बिना पे पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन दे देते हैं, उसको कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हाइट की बात करें, ठीक है, तो 3 फीट से लेके हम 6 फीट तक जाते हैं। किसी एरिया में 3 फीट वाले कितने लोग हैं, 3.5 फीट वाले कितने लोग हैं, 5 फीट वाले कितने लोग हैं और 6 फीट वाले कितने लोग हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो 5.5 है, तो एवरेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, 5.5 पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। तो डेटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। डेफिनेशन देखते हैं एक बार। एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इन ऑर्डर फ्रॉम लो टू हाई, लो से हाई तक अगर हम जाते हैं तो डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्यूनेस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूनेस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका डेटा, देखिए मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया, देखें ये मैंने स्केल ले लिया है, अगर इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ठीक है, लेफ्ट साइड से भी, ठीक है, अगर हम हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं तो 0.8 से 1.4 तक इतनी स्टूडेंट्स की जो हाइट है, और यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक 1.4 से 2.0 तक लेंगे तो यहाँ तक इतने स्टूडेंट्स की जो है हाइट है। तो इसमें हम
तो 0.8 से लेके 1.4 मीटर तक हमारे पास हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितनों की हाइट है, और हमारे पास 1.4 से लेकिन 2 मीटर तक कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जितना हमारे पास ये स्टूडेंट्स की हाइट 0.8 से 1.4 तक है, उतना ही हमारे पास 1.4 से लेके 2.0 तक, तो ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 2 स्टेट्स ले लिया हमने, बिहार और JNK में, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5,000 से लेके 20,000 तक ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, बिहार में, और उसके बाद जो है 20 से लेके 40,000 तक जिनकी पॉपुलेशन है वो वहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसी तरह JNK में 5 से लेके 20,000 तक जो है पॉपुलेशन लोगों की जो है कम है, ज़्यादातर यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कहाँ है, कितनी है, 20 से लेके 40 तक। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 चीज़ें आपने यहाँ पे रखना है, याद रखनी है। ये जो टेल बना ना, ये टेल, अगर टेल लेफ्ट साइड में होगा तो उसको हम नेगेटिव स्क्यू कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट है यहाँ पे, तो टेल होगा लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव स्क्यू है। टेल ऑन राइट साइड, अगर राइट साइड में टेल है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू। याद रखिए, टेल ऑन लेफ्ट साइड नेगेटिव स्क्यू, और टेल ऑन पॉजिटिव साइड, टेल ऑन पॉजिटिव राइट साइड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का, जहां पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं, उससे रिजल्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है डेटा कलेक्शन? इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फाउंड। जब हम रिसर्च करते हैं ना, हमें किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है, तो वो प्रॉब्लम हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आपको मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉब्लम पे काम करना है, आपने देखना है, ये इसी की बात करेंगे हम, एवरेज इनकम क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की। तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, एवरेज इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया। जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, नेक्स्ट आपका काम होता है आपने डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप जो है रिजल्ट्स जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? डेटा कलेक्शन का। तो डेटा कलेक्शन करने के हमारे पास क्या अप्रोच है? बेस्ड ऑन अप्रोच टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग, डेटा इज कैटेगराइज्ड ऑन इन 2 कैटेगरीज। तो 2 तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है आप खुद जाते हैं, खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, या ये आपके पास एक नॉवल प्रॉब्लम है जो जिस पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया है, तो आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, या आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इस पे कभी पहले काम नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप जो है खुद डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया है बाय रिसर्चर बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो रिसर्चर ने पहली बार डेटा कलेक्ट किया स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या है कि किसी ने ऑलरेडी रेडीमेड डेटा कलेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो रिसर्चर्स हैं आप में से, जिन्होंने जो रिसर्च करते हैं किसी प्रॉब्लम वगैरह पे, तो वो देखेंगे हमारे पास ऑनलाइन डेटा सेट्स अवेलेबल रहते हैं, नगल हो, या हमारे पास और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम डेटा जो है डेटा सेट ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, उसी डेटा को लेके आप जो है उसको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो डेटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड बाय अदर्स, ये ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया हुआ है वेबसाइट वगैरह पे, तो वहाँ से आप उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी प्राइमरी डेटा की? सर्वे रिगार्डिंग जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम किसी कंपनी में सर्वे करेंगे कि यहाँ पे लोग कितने सेटिस्फाइड है, मान लीजिए हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ये सर्वे करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग कितने सेटिस्फाइड है अपने जॉब को लेके, तो ये हमारे पास एक नॉवल स्टेटमेंट आया, इस पे कभी काम नहीं हुआ, तो ये आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपने इसके लिए क्या करना है? अपने डेटा कलेक्ट करना है, खुद कलेक्ट करना है, तो प्राइमरी डेटा हो गया। या अगर हम ये एक और चीज़ पे काम करेंगे, हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हम सर्वे करेंगे, ये हमारे पास नॉवल स्टेटमेंट आ गया, ये हमारे पास नॉवल प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास प्राइमरी डेटा है। अच्छा,
यूज़ ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और सेंसस रिकॉर्ड्स। अगर हम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ले लेते हैं या सेंसस रिकॉर्ड्स ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनको ले लेते हैं और उससे जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे कोई कंक्लूजन दे देते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा हुआ जो किसी और ने कलेक्ट किया है। उस किसी और का रेडीमेड बना हुआ डेटा आप उठा लेते हैं और उससे कोई कंक्लूजन बनाते हैं, वो आपके पास हुआ सेकेंडरी डेटा। क्लियर? ये आप लोगों को पता है, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। एडवांटेज क्या है प्राइमरी डेटा के? सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स प्रॉब्लम स्पेसिफिक डेटा। ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ये रिसर्चर जो होता है, ये कलेक्ट जो डेटा करता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही करता है। जो इसकी प्रॉब्लम होगी उसी के लिए रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है। नो डाउट इन क्वालिटी ऑफ द डेटा फॉर इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर होता है या रिसर्चर होता है, इसको कोई शक नहीं होता है इस डेटा पे, क्योंकि ये इसने खुद डेटा कलेक्ट किया हुआ है। कैन ऑब्टेन एडिशनल डेटा ड्यूरिंग स्टडी। तो स्टडी के दौरान जो इसको और डेटा चाहिए या और रिक्वायरमेंट्स जो है उसके लिए भी डेटा कलेक्ट कर सकता है या अपने लिए रख सकता है कोई एडिशनल डेटा। जब ये रिसर्च करने जाता है अगर ये पर्सन टू पर्सन जो है सर्वे कर रहा है, तो ये उनसे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइमरी डेटा के? सबसे पहले मोर हैक्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये आपने खुद डेटा कलेक्ट करना है और इसमें टाइम भी लगना है, तो ये ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। डीलिंग्स विद फंडिंग एंड फंडिंग एजेंसीज। तो यहाँ पे फंडिंग भी होनी चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ स्टडी ज़्यादा है तो उसमें आपको लोग भी बहुत ज़्यादा लगेंगे जो आपका डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, तो वो आपके पास क्या हुआ, उसमें आपको क्या फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी। एथिकल कंसिडरेशंस, कंसेंट, परमिशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च के लिए ले रहे हैं कोई डेटा, तो उसमें आपको जो है प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कभी कभी डेटा देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, उसका अर्ली प्रेडिक्शन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने क्या किया था, मुझे डेटा चाहिए था, तो डॉक्टर्स रेडी ही नहीं हो रहे थे, उनका कंसेंट ही नहीं मिल रहा था या उनका परमिशन ही नहीं मिल रहा था कि हम उनका डेटा हासिल कर सकें। तो ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं कभी इन एथिकल कंसिडरेशन या कंसेंट या परमिशन वगैरह जब हमने लेना होता है तो वो नहीं मिलता है, ये प्राइमरी डेटा में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका जो है एरिया ऑफ स्टडी ज़्यादा होता है या कम भी होता है, तब भी आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये खुद डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। अननेसेसरी और यूजलेस डेटा नॉट बीन इंक्लूडिंग। तो इसमें अननेसेसरी डेटा वगैरह जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये तो एक तरह से एडवांटेज ही हुआ, ठीक है, अननेसेसरी डेटा, क्योंकि अननेसेसरी डेटा कभी कभी हम दूसरे प्रॉब्लम के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ सेकेंडरी डेटा वाले के लिए, लेकिन आपके लिए जो है ये एडवांटेज ही है एक तरह का। अच्छा, इसके बाद है इसके साथ साथ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा अब जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस क्या है? सेकेंडरी डेटा का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जनाब आपने कोई जो है हैसल वगैरह नहीं होता है, आपको और रेडीमेड डेटा मिल जाता है, उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट्स वगैरह पे होता है ये अवेलेबल डेटा सेट, तो आप वहाँ से डेटा उठाते हैं, किसी और चीज़ का यहाँ पे परेशानी नहीं होता है। ना आपने फंडिंग की ज़रूरत है, ना आपने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, ना आपने घर घर जाके डेटा कलेक्ट करना है। तो ये आपके पास ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, आप इसको जो है डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, लेस एक्सपेंसिव होता है, तो इसमें आपको जो है फंडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं और उसकी काम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये डेटा सेट आपको मिलता है। इन्वेस्टिगेटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ डेटा। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे ये भी कह सकता है, रिसर्चर ये भी कह सकता है कि ये डेटा सेट मैंने नहीं लिया है, किसी और ने कलेक्ट किया है, तो अगर इस डेटा में कोई गड़बड़ वगैरह होगा, इसमें क्वालिटी में कोई इशू होगा, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बल्कि ये किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे पहले ये है कि टफ टू गेट दिस स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। जिस शख्स ने ये डेटा कलेक्ट किया है तो उसने अपने लिए कलेक्ट किया होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी शख्स ने सर्वे किया, उसने डेटा कलेक्ट किया, उसने जनरल डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसने कभी कभी कोई पैरामीटर्स छोड़े भी होंगे, लेकिन आपको वही पैरामीटर्स चाहिए, स्पेसिफिक पैरामीटर्स चाहिए, तो वो आपको वहाँ से मिलने कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरा, ऑब्टेनिंग एडिशनल डेटा एंड इवन क्लैरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें अगर आप एडिशनल डेटा आपको चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा टेक्निक में, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड भी पता होता है। अच्छा, और एक चीज़, डेटा कलेक्टेड कैन बी ऑफ लो क्वालिटी और कुक्ड अप। तो यहाँ पे डेटा जो होगा
किसी और ने कलेक्ट किया है, ये लो क्वालिटी का भी हो सकता है और उसने हो सकता है फर्जी डेटा बनाया होगा, ठीक है, एक दो जगह से कलेक्ट किया उसके बाद खुद ही डेटा बनाया होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है सेकेंडरी डेटा में। एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के दरमियान। सबसे पहला रियल टाइम डेटा, तो यहाँ पे आप खुद डेटा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं तो रियल टाइम डेटा होता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में आपको पास पास्ट डेटा होता है। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, क्विक एंड इजी होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इकोनॉमिकल होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बना बनाया डेटा मिलता है। अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, तो यहाँ पे आपको डेटा क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसके बाद आपको फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेसर डेटा मिलता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट किया हुआ है और इस पर आपको भरोसा भी है, लेकिन सेकेंडरी डेटा जो है लेस एक्यूरेट हो सकता है और इस पर रिलायबल ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बना जो है फर्जी डेटा भी हो सकता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के? सर्वेज हैं, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स है, क्वेश्चनेयर है, स्केड्यूल्स है, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हैं। और इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल्स है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो गवर्नमेंट जो है कोई पेपर वगैरह निकालते हैं या कोई डेटा पब्लिश करते हैं, वहाँ से हम ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स से, बुक्स से, जर्नल्स से, आर्टिकल्स और इंटरनल रिकॉर्ड्स वगैरह से, हॉस्पिटल्स वगैरह या किसी एजुकेशन सेक्टर या किसी कंपनी से अगर हम इंटरनल रिकॉर्ड्स लेते हैं, वो भी हमारे पास सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल्स है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड जैसे आपने देखा होगा कि लेबोरेटरीज वगैरह में जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों से हम जो है उनको मिलाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से हम डेटा ले लेते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इट्स चेंज इफ इट चेंजेस विद अनदर वेरिएबल, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाते हैं तो आप दो केमिकल्स ले लेते हैं, इनको मिक्स करते हैं किसी खास क्वांटिटी में, ठीक है। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिला के आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने पहला वाला जो है केमिकल कितना मिलाया और सेकंड वाला केमिकल कितना मिलाया, तो ये इनके बिना पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल, एक केमिकल मान लीजिए अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरे केमिकल पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस बिना पे यहाँ पे हम रिजल्ट्स कलेक्ट करते हैं। हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूँ। तो एक्सपेरिमेंट में मेथड में मैंने आपको बताया हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होते हैं, मल्टीपल केमिकल्स होते हैं या मल्टीपल टूल्स होते हैं, उनके बेस पे हम रिजल्ट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 केमिकल्स हैं, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारे पास वाटर बन गया। तो ये एक वेरिएबल हुआ, ये दूसरा वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गया, हाइड्रोजन एक वेरिएबल हुआ, ऑक्सीजन दूसरा वेरिएबल हुआ, और हमारे पास H2O जो है तीसरा वेरिएबल बन गया। देखें यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू जी, तो ये हमारे पास x और y जो है इनका वेरिएबल, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो z या z जिसको हम कहते हैं, तो इसका जो वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होता है x और y पे। तो ये z जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बन गया। तो 3 तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल z है हमारे पास, x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इसी तरह एक और टाइप है कंट्रोल्ड वेरिएबल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो कभी कभी हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, कितना इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, वो हमारे पास एक और कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट मेथड में एक और वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एडुकेसी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड डज नॉट अलो एनी आउटसाइड फैक्टर टू अफेक्ट द फाइनल आउटकम। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर कोई हमारे जो है इस रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना करे, इस डेटा कलेक्शन मेथड में प्रॉब्लम ना करे, तो तब हम एक्सपेरिमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब हम लैब में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे उन्हीं कंडीशंस के बिना पे हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट मेथड की। दूसरा, फॉर प्रोवाइडिंग ए हाइपोथेसिस वैलिडिटी, किसी ने कोई हाइपोथेसिस दे दी, जो है कोई स्टेटमेंट दे दिया, जनाब ये जो है इन 2 चीज़ों को मिलाने से ये हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। फेयर एंड अनबायस्ड डेटा रिक्वायरमेंट, जब हमारे पास हमें फेयर डेटा की ज़रूरत पड़ती है या जो हमारे पास
फर्जी ना हो, अगर हम ऐसे डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्सपेरिमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें बार बार ट्रायल्स करने पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे एक रिसर्चर किसी प्रॉब्लम पे काम करने के लिए हज़ारों बार जो है ट्रायल्स करता है ताकि उसके पास रिजल्ट्स आता है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त जो है सीनियर रिसर्च फेलो था, तो वो कहता था कि वो राइस पे कोई रिसर्च करता था, वो कह रहा था कि हमने एक जो है कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना था, उसके लिए हमने शायद 95 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ऐसे रिपीटेड ट्रायल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, और साइंटिफिक पर्पस के लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेरिट्स क्या है इसके मेरिट्स ये हैं कि प्रोमिसेस मोर एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया जाता, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिलायबल डेटा इज़ कलेक्टेड, बायस फ्री, तो ये रिलायबल डेटा होता है। इसमें हमारे पास जो है कितने क्वांटिटी में हमने कौन सा जो है केमिकल मिलाया हमें हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये जो है ये डेटा हमारे पास रिलायबल, भरोसेमंद होता है क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने ये डेटा कलेक्ट होता है। यूज्ड इन हेटेरोजेनस वेरिएड फैक्टर्स, तो हमारे पास अगर वेरिएड फैक्टर्स हैं उसमें हम जो है इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये सारे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। यूनिक एबिलिटी टू आइसोलेट कैजुअल फैक्टर्स हाईली कंट्रोल्ड, तो यहाँ पे हमने जो है फैक्टर्स को आइसोलेट अगर करना है तो यहाँ पे लैब जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट मेथड जो है सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या है? रिजल्ट्स आर वैलिड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस ओनली। यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना, ये खाली वैलिड है अगर आपके पास कंट्रोल्ड कंडीशंस है। आपको ये गारंटी नहीं दिया जाता है कि आप लैब से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अलग कुछ कंडीशंस होंगे तो वहाँ पे आपको ये रिजल्ट्स नहीं आ सकते, वहाँ पे रिजल्ट्स वेरी भी हो सकते हैं। कॉस्टली है, इसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, इसके लिए बाकी जो है केमिकल्स वगैरह जो कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए ये मेथड आपको कॉस्टली पड़ता है। सूटेबल फॉर सिंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स, तो ये किसी किसी प्रॉब्लम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको कह रहा था कि इसमें रिपीटेड ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, वो है इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू आपने सुना होगा, जहाँ पे हमारे पास एक इंटरव्यू भी होता है, एक टीम ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है, या कभी कभी वन ऑन वन इंटरव्यू हो सकता है। तो हमारे पास जो इंटरव्यू है ये दो तरह की होता है। इंटरव्यू ज़्यादातर हमारे पास ओरल या वर्बल स्टिमुलाई जिसको हम कहते हैं, ओरल तरीके में ही होते हैं, ठीक है, फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी कि जिस शख्स से हमने डेटा कलेक्ट करना है वो हम अपने सामने बिठाएंगे और उसके साथ हम बात करके उससे डेटा कलेक्ट करेंगे। दूसरा रहता है हमारे पास इनडायरेक्ट इंटरव्यू, मुझे जिस शख्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस शख्स के बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, मैं उससे नहीं बल्कि किसी और से जो उसको जानता होगा उससे डेटा कलेक्ट करता हूँ उसके बारे में। मान लीजिए मुझे आपके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, मुझे आपकी बायोग्राफी लिखनी है, तो आप डायरेक्टली उसके पास जा सकते हो, उस शख्स के पास, उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। इसको हम करेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू। लेकिन कल को आपकी जॉब लग गई तो जॉब लगने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जिस शख्स को ये जिम्मेवारी दी जाती है, जिस पुलिसमैन को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आपकी वेरिफिकेशन करें, वो आपसे थोड़ी पूछता है जनाब आपके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे और आप अपने बारे में थोड़ी सच बताएंगे। वो क्या करता है, आपके गांव में जाता है किसी ऐसे शख्स पे जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जो आपको जानता हो, उससे आपके बारे में पूछता है, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इंटरव्यू। क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड जो है, यहाँ से आपको डेफिनेशन से भी पता चलेगा, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स रेस्पोंडेंट। जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर होता है, देखिए इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर को मैं यहाँ जो है चेंजेबल फॉर्म में इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं इसको रिसर्चर भी इस्तेमाल करूँगा, कभी इन्वेस्टिगेटर भी। और रेस्पोंडेंट होता है वो जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वहाँ से आंसर देता है, उसको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्टली रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछता है और वो वहाँ से आंसर देता है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू। इसकी एडुकेसी कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी स्मॉल। ये हम डायरेक्ट इंटरव्यू हमारे पास तब पॉसिबल है जब हमारे पास ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू नहीं करना होता है, जब हमारे पास फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा होगा। दूसरा, सीक्रेट इज़ टू बी केप्ट, और यहाँ पे हमें जो है सीक्रेट रखना होगा। मुझे किसी शख्स से इंटरव्यू करना है तो मैं थोड़ी जो है डंडोरा पीटूंगा, हर एक शख्स के सामने जाऊंगा कि जनाब इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। मुझे उस शख्स से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो डायरेक्टली उसको पूछूंगा ना, तो ताकि हम दो के दरमियान ही वो बात रहें। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जब रखनी होगी तो तब हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। दूसरा, वायर हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, जहां मुझे ओरिजिनल डेटा चाहिए।
मुझे उस शख्स से इंटरव्यू करना है। फॉर एग्जांपल कोई कल ओलंपिक्स में कोई हमारे लिए मेडल जीत के आया इंडिया के लिए, तो हम उस शख्स के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे ना खबर कि आपको कैसा लगा, कैसा फील किया आपने, कौन कौन सी मेहनत की आपने इसके लिए। तो वो ओरिजिनलिटी जब आपको चाहिए तब आप इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, जहां पे इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर और इन्फॉर्मेंट, ठीक है, या रिस्पोंडेंट जिसको मैं कह रहा था, इन्फॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट एक ही हुआ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट जिससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके और मेरे दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, तब हम डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदे क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के, वो बताता हूँ। सबसे पहले ओरिजिनल डेटा इसमें कलेक्ट हो जाता है, ओरिजिनल डेटा इज़ कलेक्टेड, ये सबसे पहली खूबी है इसकी। दूसरा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ पर्सनली कलेक्टेड, क्योंकि डेटा की एक्यूरेसी होती है क्योंकि हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं, किसी और को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, तो हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। इलास्टिक क्वेश्चंस कैन बी एडजस्टेड, जब दो ही लोगों के दरमियान इंटरव्यू होता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस इलास्टिक होते हैं, हम उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी हम अपना मन चाहा क्वेश्चन भी उसको पूछ सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये कॉस्टली है। मान लीजिए आपने 200 लोगों का इंटरव्यू करना है, देख लीजिए कितना कॉस्टली होता है, आपने उन तक पहुंचना है, उसके लिए ट्रैवलिंग के जो चार्जेस वगैरह है, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए जो आपके इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, तो वाइड एरिया के लिए मुमकिन नहीं है। मान लीजिए आपने पूरे श्रीनगर का इंटरव्यू करना है, इज़ इट पॉसिबल? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड सूटेबल नहीं है। ट्रेनिंग एंड स्किल इज रिक्वायर्ड, इंटरव्यू करने के लिए ट्रेनिंग और स्किल की बहुत ज़रूरत है, ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। कोई भी ऐरा गैरा नुत्थे खैरा नहीं आ सकता और किसी का इंटरव्यू ले सकता है। मैं जाऊंगा किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करूंगा और ऐसा हो जाएगा कि कंडीशंस खराब हो जाएंगे, फिर लड़ाई पे बात आएगी, ऐसा नहीं है। कोई बंदा होना चाहिए जो स्किल्ड हो, जो एक्सपीरियंसड हो, जिसने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से बात पूछते हैं, बात पूछने का तरीका होना चाहिए ना। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा था कि कौन सी बात कहाँ कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपको सलीका होना चाहिए बात पूछने का, ठीक है। अगर आप किसी को कोई टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, अगर वो सलीके से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये ज़रूरी है हर इंटरव्यूअर के लिए कि उसको स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, और ऐसे क्वेश्चंस ना पूछा जाए जो पर्सनल हो या इस तरह हो जिसके लिए रिलेक्टेंट हो, जो हमारे पास इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट हो, जो इंटरव्यूवी हो, वो रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का आंसर देने का, वो भी ख्याल होना चाहिए इंटरव्यूअर का। तो ये जो है ये डिमेरिट है, क्योंकि कोई भी नहीं आ सकता है और इंटरव्यू ले सकता है। और एक चीज़ ये है कि रिस्क का पर्सनल बयास ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर हो या रिसर्चर हो वो इसमें पर्सनल बयास कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन उसका अपना यार है, अपना दोस्त है, वो जब उसका इंटरव्यू करता है तो उसे आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे बयासिंग हुई ना, ठीक है। तो ये बयासिंग के चांसेस रहते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू में। इसके बाद आता है हमारे पास इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी इसको कभी कभी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया क्या है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। आपने किसी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप उसके पास नहीं जाएंगे, बल्कि उसके जानने वालों के पास जाएंगे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। आपने जिस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके किसी जानने वाले से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे इंटरव्यू करते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है मैं बताता हूँ। सबसे पहला, हमें इसकी एडवोकेसी है, ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड होती है। मान लीजिए आपने अपने गांव का रिसर्च करना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे हर एक शख्स के पास थोड़ी जाएंगे उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, नहीं, बल्कि आप इस गांव के जो बड़े होते हैं, जो यहाँ पे नंबरदार वगैरह होते हैं, जो इसके जो है सरपंच साहब वगैरह होते हैं, उसके पास जाएंगे। सरपंच साहब से आप इस पूरे गांव की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपके पास वाइड एरिया है, तो वाइड एरिया में आपको ये लिए सूटेबल ये होता है कि आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू करें। दूसरा,
इन्फॉर्मेंट्स कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड डायरेक्टली। तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम इन्फॉर्मेंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जानने वाले से इंटरव्यू कर देते हैं। ठीक है। तीसरा, इन केस ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और अगर आपको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, जॉब जब आपकी लगती है तो आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम डायरेक्टली उस शख्स के पास नहीं जाते हैं, बल्कि आप किसी और इसके जानने वाले के पास जाते हैं, उससे उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड। ठीक है। या हमें फॉर एग्जांपल जो है किसी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें इंडिया टीम अगर एशिया कप में हारती है, तो हम जो है डायरेक्टली उनके पास नहीं जाते हैं, बल्कि जो हमारे पास लेजेंड प्लेयर्स रह चुके हैं तो उनके पास जाएंगे, उनसे एक्सपर्ट व्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इनडायरेक्ट इंटरव्यू की। अच्छा, मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट सबसे पहला ये है कि वाइड कवरेज है इसकी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपका एरिया ऑफ स्टडी वाइड है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बायस है, इसमें बायस नहीं होता है। ठीक है। किसी और से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इकोनॉमिकल मेथड है, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक शख्स से पूरे एरिया का जो है उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स भी हैं इसके कुछ। सबसे पहला डीमेरिट यह है कि इन्फॉर्मेशन इज लेस रिलायबल कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है। मान लीजिए आप किसी शख्स की जॉब लग गई, आप उसके किसी हमसाये के पास जाते हैं। ठीक है। आप उसके किसी नेबर के पास जाते हैं, जनाब आप हमें इसके बारे में बता दीजिए, ये शख्स कैसा है, कि इसका कोई जो है गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर उसका नेबर उसका जेलस होगा तो वो उसके बारे में पूरा जो है बकेगा ही। ठीक है। ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको खतरा रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि आपने उसके उस नेबर से डेटा कलेक्ट किया है जो उससे जलता है, उसको नहीं पसंद है कि इसकी जॉब लगी। अगरचे आपने बहुत मेहनत की होगी, अगर आपने दिन रात अपनी जो है नींदें हराम की होगी, लेकिन उसको नहीं पसंद है कि आपकी जॉब लगी, जाहिर सी बात है वो आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन देगा। उसके लिए ये हमारे पास सबसे बड़ा डेमेरिट है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और होता भी है ये बहुत सारे केसेस में। अच्छा, दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स में शो लैक ऑफ इंटरेस्ट, और जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू किसी से आप करना चाहते हैं, तो वो आपको कहता है कि नहीं जनाब मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है, इसके साथ मेरा क्या लेना देना, मुझे अपना काम है। अगर उसने लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया तो वो जाहिर सी बात है अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। आपने जो है अगर आप 3 लोगों से किसी शख्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो अपना अलग अलग राय देते हैं, तो उसमें आपके कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये डेटा आपके पास जो है ये आपके पास जंक बनता है, ये आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं बनता है। तो यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए उन लोगों में जो आपको डेटा देते हैं। रेस्पोंडेंट्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेंट्स में यूनिफॉर्मिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू ज़्यादातर डोमिनेंट मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है फ़ोन पे पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट्स है, अगर देखेंगे अगर आप किसी को टीवी पे इंटरव्यू करेंगे या आप उसको कैमरा पे इंटरव्यू करेंगे, वो बेचारा थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है, उसको बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं बोलता कैसा हूँ, मुझे लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, फिर वो बड़ा जो है कॉशियस रहता है। तो यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो मसला नहीं रहता है, इसलिए डोमिनेंट मेथड माना जाता है। इसकी कहाँ कहाँ पे जो है इस्तेमाल हो सकता है? रेस्पोंडेंट इज़ रिलक्टेंट टू पर्सनल इंटरव्यू। यही बात जो मैं अभी दोहरा था कि ये जो रेस्पोंडेंट है जिसको आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, या जो इन्फॉर्मेंट है, अगर ये बेचारा डरता है, कोई आता है ना, वो कोई होता है कैमरा शाई, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता है, तो अगर वो कैमरा शाई होगा, अगर वो डरता होगा कैमरा के सामने आने के या आपके सामने आने के, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं दे सकता है, तो उसके लिए आप जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो टेलीफोन उसको कर सकते हैं, टेलीफोन पे आप उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो टेलीफोन पे कौन शर्माएगा भी तो किसको दिखता है? पर्सनल इंटरव्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो जहाँ पे हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें कभी कुछ जो है कभी कोई मसला हो जाता है, जैसे आपने शहरबीन देखा है, तो शहरबीन में वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है वो उस ऑफिसर के पास जाएँ, अगर यहाँ ऑफिसर बिजी रहता है, ट्रैफिक जो है जम्मू टू श्रीनगर, अगर ट्रैफिक के बारे में उनको पूछना है, वो ट्रैफिक के जो है डीआईजी से को फ़ोन करते हैं। ठीक है। ट्रैफिक के डीआईजी उनको फ़ोन पे ही बताते हैं कि कंडीशन क्या है रोड की। तो जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। मेरिट्स क्या है इसके? चीपर है, सस्ता है, हाई रिस्पॉन्सिबल देन मेलिंग,
रेस्पॉन्स दैन मेलिंग, अगर हम उसको कुछ कोई चीज़ मेल करते हैं तो मेल में कितना रेस्पॉन्स आता है, उससे बेहतर रेस्पॉन्स आपको टेलीफोन पे मिलता है। फ़ोन रिसीव करता है तो आपको वहीं पे आंसर्स मिलते हैं। टाइम एफिशिएंट भी है, आपको फटाफट जवाब मिलते हैं। वाइड कवरेज है इसकी, आप बहुत सारे लोगों को टेलीफोन करके जो है उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते भी हैं सर्वे वगैरह के लिए, या आपको इंश्योरेंस कंपनीज़ या बाकी जो है कंपनीज़ के फ़ोन वगैरह आते हैं, तो उसमें आप दिन में हज़ारों फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। डिमेरिट्स भी इसके कुछ है। रेस्पोंडेंट्स रिएक्शंस एंड गेस्चर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो सबसे पहला डिमेरिट ये है कि रेस्पोंडेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेंट है हमारा, तो उससे जब हम कैमरा के सामने का डेटा कलेक्ट करते हैं या फेस टू फेस डेटा कलेक्ट करते हैं, हम उसके रिएक्शंस को भी पकड़ते हैं, उसके गेस्चर्स को भी पकड़ते हैं। कोई जो शख्स जब किसी के बारे में बात करता है, क्या वो उस शख्स के बारे में क्या फील करता है, क्या वो एंग्री फील करता है, क्या वो उसके बारे में बात करते हुए खुश नज़र आता है, ये रिएक्शंस हम फ़ोन पे नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये हम फेस टू फेस या फिर कैमरा पे ले सकते हैं। तो ये बायस्ड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो टेलीफोन पे कुछ और बताता हो लेकिन उसके दिल में कुछ और है, ये हम गेस्चर से पकड़ सकते हैं। तो ये गेस्चर्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा, पीपल विदाउट टेलीफोनिक कनेक्शन कैन नॉट बी रीच्ड। तो टेलीफोनिक कनेक्शन जिनके पास नहीं होगा तो उनको हम रीच नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों के पास है भी अभी जो फॉर फ्लंग एरियाज में रहते हैं उनके पास अभी टेलीफोन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी मसला हो सकता है आपका रिसर्च एरिया फॉर फ्लंग एरिया ही हो, वहाँ हर एक के पास फोन ना हो, तो यहाँ पे उनको आप टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं कर सकते। क्वेश्चन शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होने चाहिए। आप उनको घुमा नहीं सकते हैं फ़ोन पे, क्योंकि वो है ना, कभी बहसों की दलाइल नहीं दे सकते हैं आप फ़ोन पे। तो आपको छोटी छोटी क्रिस्प क्वेश्चंस होने चाहिए जहाँ पे वो फटाफट जवाब देने होते हैं। तो ये क्रिस्प क्वेश्चंस बनाने भी हमारे पास एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये भी एक डीमेरिट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और इंटरव्यू मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हमने पढ़े, डायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स और टेलीफोनिक इंटरव्यू। तीनों मेथड्स हमने अभी तक क्लियर किए, क्या है उनकी एडवोकेसी, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्या है मेरिट्स, क्या है डिमेरिट्स, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ और इंटरव्यू मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी, टंग स्लिप हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस आर देयर। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ज़्यादातर जो है वो जो है ये न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह जो है, जो ये न्यूज़ एंकर्स वगैरह जब भी इंटरव्यू करते हैं तो ये पहले से एक सेट बना के रखते हैं, क्वेश्चन सेट जो पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि जब आप उसको कैमरा के सामने लाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन ना हो कि वो जो है बौखला जाए, वो गुस्सा हो जाए, तो इसलिए हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होने यहाँ पे मांगते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? जहाँ पे आप एक क्वेश्चन सेट तैयार करते हैं और उसके बाद उसी क्वेश्चन सेट में से क्वेश्चन को पूछते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड क्वेश्चन सेट नहीं होता है, जो आपको रियल टाइम पे क्वेश्चन याद आते हैं तो वो क्वेश्चंस आप वहाँ पे पूछते हैं, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है? अटेंशन इज फोकस्ड ऑन गिवन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पोंडेंट एंड पॉसिबल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि हम किसी शख्स के एक्सपीरियंस के बारे में उससे जानते हैं। ठीक है, किसी शख्स को फॉर एग्जांपल कोई ओलंपिक मेडल विनर है, उसको हम इंटरव्यू करते हैं, उसकी एक्सपीरियंस से हम, या उसके एक्सपीरियंस से हमारे कौम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, या हमारे जो नए उभरने वाले प्लेयर हैं उन पे क्या इफेक्ट कर पड़ता है, तो उससे वो जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, या उससे हम जो इंस्पिरेशन लेते हैं, उसको हम कहते हैं फोकस्ड। यहाँ पे हमारा फोकस होता है कोई खास एरिया। ठीक है, फोकस्ड इंटरव्यू में। इसके बाद होता है हमारे पास क्लिनिकल इंटरव्यूज। ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इज मोटिव। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन साहब को लेके आते हैं, या कोई हमारे पास जो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पास थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, तो अगर आप उनसे इंटरव्यू करते तो उनसे हम क्या लाइफ एक्सपीरियंस ले लेते, जनाब आपने पढ़ाई कैसे की, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उनके लाइफ क्या, वो जो बहुत एक्सपर्ट हो, जिसने ज़िंदगी अच्छी तरह से जी होगी, सक्सेसफुल हुआ होगा अपनी ज़िंदगी में, तो उनसे जब इंटरव्यू करते हैं तो उनसे आप स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, बल्कि उनसे आप ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ का ले लेते हैं। ऐसे इंटरव्यूज़ को हम कहते हैं क्लिनिकल इंटरव्यूज़। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रुप इंटरव्यूज़ भी होते हैं। देखिए, जब आपके पास
बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं ना हायर करने के लिए, आईटी कंपनीज वगैरह, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ग्रुप इंटरव्यूज ही करते हैं। तो बहुत सारे 5-6 लड़कों को बिठाते हैं, उनको एक टॉपिक दे देते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप उस पर जो है उस पर डिस्कशन करें। वो देखते हैं कि बच्चा जो है दूसरे जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, क्या वो दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है, कल अगर ये हमारी कंपनी में आएंगे तो ये दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो एनालाइज करते हैं। ऐसी इंटरव्यूज़ को हम कहते हैं ग्रुप इंटरव्यूज़। उसी के बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को। सिलेक्शन इंटरव्यूज़ तो आपको पता है हमारे पास लेवल 6 से ऊपर जो भी हमारे पास यहाँ पे जॉब्स हैं उनके लिए जो है इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, मीन फॉर सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर सर्टन जॉब्स। तो जब आप जॉब्स करते हैं तो जो फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं जो स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन इंटरव्यूज़। इसके बाद डेप्थ इंटरव्यूज़ क्या होता है, या इनको कभी कभी इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद ए सिंगल रेस्पोंडेंट बाय हाईली स्किल्ड इंटरव्यू। तो यहाँ पे एक ही रेस्पोंडेंट होता है लेकिन यहाँ पे स्किल्ड इंटरव्यूअर होता है। स्किल्ड इंटरव्यूअर मतलब वो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है कलेक्ट करता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, टू नो मोटिवेशन, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स ऑफ अ रेस्पोंडेंट, जो इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है ताकि उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगी कि जब किसी फॉर एग्जांपल कोई चोर होता है या कोई फॉर एग्जांपल किसी ने स्कैम वगैरह किया होगा किसी ऑफिसर ने, जब उसको जो है इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करता है तो वो इस तरह से क्वेश्चन उसको करता है ताकि वो उसे जो हिडन इन्फॉर्मेशन है वो हिडन इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करे। ऐसे इंटरव्यूज़ को हम कहते हैं डेप्थ इंटरव्यूज़ या फिर इन डेप्थ इंटरव्यूज़। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कंप्रेशन क्वेश्चन जो हम कंप्रहेंशन क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें हम प्रायर एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी की कोई एक्सपीरियंस रही होगी किसी फील्ड में, कोई एक्सपर्ट होगा किसी फील्ड में, हम उससे प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, प्रायर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में पूछते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चन, जहाँ पे हम किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसकी देखते हैं उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं। तो वो प्रॉब्लम देते हैं जो पहले से नहीं हो किसी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसके रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आईएएस वगैरह में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो वहाँ पे उनसे कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन और अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे हमारा आंसर खाली यस नो से नहीं चलेगा। क्वेश्चंस अदर देन दैट कैन नॉट बी, ये देन नहीं है दैट है, दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो रिस्पॉन्सेज, जहां पे यस और नो में आंसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस और अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन। देखें मैंने आपको पिछली बार भी यही कहा था कि जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को मिलते हैं जो है फ्लाइट में मिलते हैं, या किसी को आप ट्रेन में मिलते हैं, किसी को आप गाड़ी में मिलते हैं, लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप उसको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे वो येस नो में आंसर देगा तो आपकी कन्वर्सेशन कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसे कहेंगे कि आपने दिल्ली जाना है, वो कहेगा हाँ या ना। ठीक है, आप उसे कहेंगे आप दिल्ली से हैं, वो कहेगा हाँ या ना। तो ये क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरे रहते हैं हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो अगर आप उससे इस तरह से पूछेंगे, जनाब आज का जो वेदर है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको इसके बारे में क्या लगता है, वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो कन्वर्सेशन ब्रेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं। कोई जो है किसी को आप पसंद करते हैं तो आप उसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ से ही कन्वर्सेशन तो आगे बढ़ेगी। अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो यस और नो में ही आपको जवाब मिलेगा और उसी पे ये कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाएगी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे यस और नो में आंसर मिलता है, जनाब आप वहाँ जा रहे हैं, हाँ, जनाब आप वहाँ से आ रहे हैं, ना। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन इनको हम रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन भी कहते हैं, जिनका आंसर यस नो में होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होता है, ऑफन बिगिन विद वर्ड व्हाट, जहाँ पे व्हाट, हाउ या ऐसे
विच ऐसे वर्ड से इस्तेमाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रोबिंग क्वेश्चंस कहते हैं, जहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं कुछ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो या हाउ डू यू फील अबाउट द इंडियाज विन विथ पाकिस्तान, या फॉर एग्जांपल ऐसे। तो यहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं कुछ। डू यू और आर यू, यहाँ जहाँ पे हम किसी की पर्सनल रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। इसके बाद रहता है एक क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम कंटिजेंसी क्वेश्चन कहते हैं। तो कंटिजेंसी क्वेश्चन क्या होता है कि जहाँ पे हम रेस्पोंडेंट से कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्पोंडेंट ने कोई कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, हम उसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं, ये जनाब आपकी जॉब लगी? वो कहेगा नहीं, मेरी भी जॉब नहीं लगी। तो हम उसको फॉलो अप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अभी तक क्यों नहीं लगी आपकी जॉब। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं कंटिजेंसी क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारे पास लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस होता है जहां पे रेस्पोंडेंट को पुश किया जाता है किसी तरह से आंसर देने के लिए। रेस्पोंडेंट इज पुश टुवर्ड्स आंसरिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, हम उसको मजबूर करते हैं कि इस तरह से वो आंसर दे दे, ठीक है। जैसे हमारे पास कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि हमें लगता है कि इसका आंसर इस तरह से होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्टेड दिया गया होता है, ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया होता है कि हम गलत आंसर कर लेते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। लोडिंग क्वेश्चंस क्या होता है, जहां पे आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सुपरस्टिशियस, या जहां पे रेस्पोंडेंट फोर्स होता है आंसर करने के लिए, और हमें उसका जो है उसके हिडन मोटिव्स पता चलते हैं, ठीक है। ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस वगैरह को हम कहते हैं लोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद ये होते थे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यूज। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। ये भी हमारे पास एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, और उसके बाद हम उसके जो है उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, इसकी एडिकेसी कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जब हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई हाइपोथेसिस मिलती है कि जहाँ पे लेक्चर्स 1 घंटे से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फिर बच्चे बोर फील करते हैं। तो ये हमने प्रूव करने हैं, तो हमने क्लासरूम में जाना है, 1 घंटे का लेक्चर किसी टीचर से दिलवाना है, उसके बाद जो है हमने ऑब्जर्व करना है बच्चों को, क्या वो सच्ची में बोर होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब कोई हाइपोथेसिस कोई देता है, उसको प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर नो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमें डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखित में कोई चीज़ देखने देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, खाली ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेरिट्स क्या है? करंट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्ट, यहाँ पे आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। आपके पास सीसी कैमरा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को सीसी कैमरा के थ्रू, ठीक है। बी केयरफुल, यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, आपने देखा होगा बहुत जगहों पे। तो यहाँ पे आप जो है आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सब्जेक्टिव बायस इज एरेडिकेटेड, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव बायस जो है, जो शख्स जो आपको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको दूर से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं वो किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट की मैनिपुलेशन नहीं चलती है, ठीक है। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी जो है चालाकियाँ यहाँ पे नहीं चलती है। तो ये भी कुछ मेरिट्स हैं इसके डिमेरिट्स क्या है? कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्टली भी है। इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आपको ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अनफोर्सिन फैक्टर्स कैन ब्रिंग इनटू नोटिस, इसमें हमारे पास कुछ जो हम चीज़ें नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने आ जाए, वो भी कभी कभी हमारे सामने आ जाती हैं। रेस्पोंडेंट्स ओपिनियन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सर्टन सब्जेक्ट, और रेस्पोंडेंट ने वो उस तरह से क्यों बिहेव किया, ये चीज़ें हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उससे ये पूछ नहीं सकते ऑब्जर्वेशन मेथड में। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इसको हमने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जहाँ पे प्लान के साथ ऑब्जर्वेशन किया जाए, पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए ऑब्जर्व किसी को, तो उससे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? इसका उल्टा, जब हमने विदाउट कोई प्लान जो है किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। अच्छा, अगर हम कंडीशंस के बेसिस पे ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशंस होते हैं, जिसका हम एक्सपेरिमेंट मेथड में जिक्र कर रहे थे। लेकिन अगर हम अनकंट्रोल्ड कंडीशन कहीं पे भी जो है हम ऑब्जर्व करें, नेचुरलिस्टिक कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में अगर हम ऑब्जर्व करें, तो उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
और एक कैटेगराइजेशन है और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास है सबसे पहला कंप्लीट ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, कंप्लीट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है वो आज मैं क्लियर करता हूँ। कंप्लीट ऑब्जर्वर होता है वो शख्स जिसको खाली ये काम सौंपा गया है कि जनाब आपने ऑब्जर्व करना है इन लोगों को, ठीक है, या किसी शख्स को अपने ऑब्जर्व करना, उसका खाली यही काम दिया गया है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑब्जर्वर। अच्छा, दूसरा होता है ऑब्जर्वर एज ए पार्टिसिपेंट। जब ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिसिपेंट भी बन जाता है, उसका असल काम होता है ऑब्जर्वर ही, लेकिन वो पार्टिसिपेंट भी बन जाता है ताकि बाकी लोगों को पता नहीं चले। इसके बाद होता है पार्टिसिपेंट एज एन ऑब्जर्वर, वो एक्चुअली में पार्टिसिपेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको एडिशनल काम देते हैं कि आप ऑब्जर्व भी करें लोगों को, ठीक। और इस एक होता है कंप्लीट पार्टिसिपेंट, वो कंप्लीटली पार्टिसिपेंट होता है, उसको नहीं पता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके बाद हम जो है उससे कोई ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं क्योंकि वो कंप्लीट पार्टिसिपेंट, उसका ऑब्जर्वर का काम नहीं था, इसलिए उसको हम कहते हैं कंप्लीट पार्टिसिपेंट। इसको हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे जो है एक शख्स पार्टिसिपेट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो पार्टिसिपेंट नहीं होता है बल्कि वो ऑब्जर्व करता है, उसका खाली ऑब्जर्वेशन का काम होता है। ये जो हमारे पास कैटेगराइजेशन, चार टाइप्स हैं पार्टिसिपेशन क्लासिफिकेशन में, तो इसको हम दो ही में डिवाइड भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें हमारे पास जो है ये दो आते हैं, और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें हमारे पास ये दो आते हैं, ठीक है, सॉरी ये तीन हमारे पास आते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, और ये हमारे पास आते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें ऑब्जर्वर की जो आइडेंटिटी होती है वो अननोन होती है, ठीक है, वो एक खुफिया तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, कोई शख्स किसी शॉपिंग मॉल में जाता है, उसको पता चला, फॉर एग्जांपल पुलिस को पता चला कि यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल में जो है इसमें जो है ज़्यादा रेट्स पे लोगों को दिया जाता है सामान, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक शख्स को हायर किया जाता है कि जनाब आप एज ए कॉमन मैन इस शॉपिंग मॉल में जाएं और वहाँ पे आप जो है पता करें कि ये हाई रेट्स पे सामान तो नहीं बेचते हैं, और अगर वो हाई रेट्स पे सामान बेचते हैं तो उनको वही उस टाइम पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ एक्शन ली जाती है। ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन, या इसकी एग्जांपल है हमारे पास मिस्ट्री शॉपिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चनेयर जो है एक हमारे पास मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन है, इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ सर्वे ऑपरेशन। हार्ट ऑफ सर्वे ऑपरेशन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सेट ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस विद अ चॉइस ऑफ आंसर्स फॉर सर्वेस और स्टैटिस्टिकल स्टडीज यूजुअली मेल्ड। तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ सेट क्वेश्चन पेपर हम सेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बिना पे हम कोई सर्वे करते हैं या कोई डेटा कलेक्ट हम करते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनेयर मेथड। इसमें हम क्या इंफॉर्मेशन जो है इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें क्वेश्चनेयर ज़्यादा तौर पर यूजुअली ये मेल किया जाता है। फीलिंग्स उससे जानना चाहते हैं, उसके बारे में उसकी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बिलीफ्स क्या है उसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं, परसेप्शंस वगैरह क्या है उसके, ठीक है, अबाउट रिसर्च पार्टिसिपेंट, ठीक है, रिसर्च पार्टिसिपेंट के बारे में। और क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड डेटा कैन बी कलेक्टेड वाया क्वेश्चनरी। तो यहाँ पे आप क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिक्स्ड डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनेयर के द्वारा। क्वेश्चनेयर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हम सेट करते हैं क्वेश्चनेयर में, तो ये मेल करते हैं रिस्पोंडेंट को, तो रिस्पोंडेंट हमें उसका रिप्लाई करता है, उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी हम फीलिंग्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे हमें उसके हिडन फीलिंग्स के बारे में भी पता चलता है। अच्छा, इसकी एडुकेसी कहाँ है, कहाँ पे ये जो है सूटेबल है। इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, जहाँ पे इन्फॉर्मेंट्स या रिस्पोंडेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो एजुकेटेड होंगे, उनको जो है पढ़ना लिखना आता है, तो उस हालत में हम क्वेश्चनेयर इस्तेमाल कर सकते हैं।
एरिया ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, हमारे पास एरिया ऑफ इंक्वायरी जो है वो वाइड है, ज़्यादा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो बड़ा है, तो हम उस केस में जो है क्वेश्चनर भेजते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ रेगुलरली सप्लाइड, तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेगुलरली सप्लाई की जाती है तो उस केस में भी हमें क्वेश्चनर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स इसके है सबसे पहला ये लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरव्यूअर, इसमें इंटरव्यू का इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है कभी कभी बायस वगैरह भी कर सकता है, इसमें वो मसला नहीं है। अलाउज रेस्पोंडेंट टू टेक सफिशिएंट टाइम टू आंसर्स, इसमें रेस्पोंडेंट को काफ़ी टाइम मिलता है आंसर करने के लिए, इसकी कवरेज भी वाइड है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हम ये भेज सकते हैं और उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, ओनली फॉर एजुकेटेड रेस्पोंडेंट्स, तो ये हम अनएजुकेटेड इलिटरेट रेस्पॉन्सेज, रादर हमें इलिटरेट यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए था, इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी हमारे क्वेश्चन उनको समझ भी नहीं आ सकते हैं क्वेश्चनर में जो हमने पूछे हैं, तो ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के भी खतरे रहते हैं। डेटा रिसीव्ड इज़ नॉट रिलायबल, जो डेटा दिया हमें मिलता है, हो सकता है ये खुद रेस्पोंडेंट ने नहीं भरा है, किसी और ने भरा है और हमें वापस मेल किया गया है, तो इस सिलसिले में ये डेटा रिलायबल ज़्यादा नहीं है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ें जोड़ना चाहता है तो वो जो है हमारे पास रेस्पोंडेंट वो अपनी तरफ से वो चीज़ें नहीं जोड़ सकता है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है, ठीक है। लेस एक्यूरेसी है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा इसमें रिलायबल तो नहीं है डेटा, और वो किस तरह से आंसर करता है, वो अंडरस्टैंड किया उसने क्वेश्चन पूरी तरह से कि नहीं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अच्छा, प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, ये हम प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर कैसे करते हैं, कैसे हम एक अच्छा क्वेश्चनर बना सकते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनर मेथड। आप अच्छी तरह से क्वेश्चनर और शेड्यूल जो हम आगे पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चनर शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव शुड बी फिलफिल्ड, तो ये हमारा जो क्वेश्चनर हम बना रहे हैं, तो इससे हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो मैं पहले ही कह रहा था कि रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारी है वो सॉल्व होनी चाहिए हमारी इस क्वेश्चनर से, उसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल्ड, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें रिसर्च करना है, रिसर्च में हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हमें इस क्वेश्चनर से मिलना चाहिए। इसके बाद रिसर्च पार्टिसिपेंट शुड बी केप्ट इन व्यू, तो रिसर्च पार्टिसिपेंट जो है उसको हमने व्यू में रखना होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, सिंपल एंड फेमिलियर लैंग्वेज शुड बी, हमने वो टफ लैंग्वेज नहीं जो है इस्तेमाल करनी है जहाँ पे रेस्पोंडेंट को कन्फ्यूजन हो जाए, उसको समझ ही नहीं आ जाए हमारे क्वेश्चन, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज रखनी है और उसको फेमिलियर लैंग्वेज है जो समझ आ जाए, उसको आसान शब्दों में उसको क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन शुड बी क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड, एम्बिगिटी फ्री, क्वेश्चन आसान होने चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ, और एम्बिगिटी यानी कि उसमें कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होने चाहिए, कन्फ्यूजन के बगैर होने चाहिए। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, लोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, याद रहे, ख्याल रहे, इसमें ये ख्याल रहना चाहिए कि हमें लीडिंग क्वेश्चंस, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस या लीडिंग जहाँ से हम उसे आंसर लेना चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो अपनी तरफ से वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आंसर करना चाहता है वैसे उसको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस जो है वो हमने नहीं पूछने हैं, ठीक है, जिनके डबल जो है मीनिंग्स निकल सकते हैं वैसे क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने, इनसे पूछने चाहिए। अवॉइड डबल नेगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, तो डबल नेगेटिव क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैटेगरी रिस्पॉन्सेज फॉर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, तो अगर आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा क्लोज्ड एंडेड हमारे पास यस नो में आंसर आता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसमें उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं यस या नो करूं, तो उसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या मैं यस में इसमें दूं या नो दूं, तो वो इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए इस ऐसे क्वेश्चंस में। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू यूज क्वेश्चनर शुड बी यूज्ड, तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफिकेशन के साथ एक क्वेश्चनर को बनाना चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू फिल क्वेश्चन, और उनके इसके साथ साथ एक गाइडलाइन, एक इंस्ट्रक्शंस भी देनी चाहिए क्वेश्चनर फिल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं उसके हमारे पास स्टेप्स क्या है। सबसे पहला, डिटरमाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च
क्या है, ठीक है, हम किस लिए ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये हमें पहले डिटरमाइन होना चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन टू यूज़, हम किस तरह का क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, या जो है कौन सी तरह का हम क्वेश्चन पूछें। डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, तो कौन सा कंटेंट हम इस्तेमाल करें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी यूज, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है, एमसीक्यू टाइप, चेक बॉक्स टाइप, ठीक है, वो किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। डिटरमाइन द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, तो वर्ड कौन से इस्तेमाल हम करें, वर्डिंग कौन से इस्तेमाल करें, ज़्यादा टफ भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी सिंपल होनी चाहिए, फेमिलियर होनी चाहिए। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस सीक्वेंस में हम पूछें, ठीक है। डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना बड़ा होना चाहिए, लेआउट किस तरह होना चाहिए इसको, इन क्वेश्चंस का। चेक द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को फिर से चेक करना है एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। प्री टेस्ट पायलट सर्वे इसमें होनी चाहिए। पायलट सर्वे क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। पायलट सर्वे हमारे पास है, ये क्वेश्चनर जो हम बनाते हैं कुछ लोगों पे हम ट्राई करेंगे, अपने लोगों पे, तो देखते हैं उनकी वो अच्छी तरह से इनको समझ पाते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज कैसे रहते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं इस क्वेश्चनर से। तो ये हम एक प्री टेस्ट करेंगे, एक पायलट सर्वे करेंगे, उसके बाद रिवीजन एंड फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद अगर हमें लगा कहीं कहीं पे चेंजेस करने की ज़रूरत है तो रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके हम ये क्वेश्चनर भेज सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स, जिन स्टेप्स के बिना हम एक अच्छे क्वेश्चनर को तैयार करते हैं। क्वेश्चनर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से हम भेजें, ज़्यादातर मैंने आपको कहा ये मेल किया जाता है, या आप उसको फैक्स भी कर सकते हैं प्रिंटेड सूरत में। दूसरा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, हम ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। क्वेश्चनर के ही तरह हमारे पास स्केड्यूल मेथड भी है, लेकिन क्वेश्चनर भी हम मेल कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है ईमेल कर सकते हैं, या फिर हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, या फैक्स कर सकते हैं। लेकिन स्केड्यूल हमारे पास क्वेश्चनर ही बनाया जाता है, लेकिन इसके साथ एक इन्यूमरेटर भेज देते हैं हम। इन्यूमरेटर जो रेस्पोंडेंट के बिना पे इसको खुद फिल करता है, ठीक है। रेस्पोंडेंट के पास जाता है, क्वेश्चनर निकालता है, उसी क्वेश्चंस पूछता है, फिर खुद ही फिल करता है। तो इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर, ठीक है, एक शख्स हमने हायर किया हुआ है जो इस क्वेश्चनर के आंसर्स जो है रेस्पोंडेंट से ले लेता है। इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर, ये इन्वेस्टिगेटर खुद भी हो सकता है या किसी और को उसने हायर किया हुआ है। पर्सनली विजिट्स द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट के पास जाता है, रिस्पोंडेंट के पास जाता है, क्वेश्चनर साथ लेके जाता है, आस्क्स द क्वेश्चन उसे पूछता है, उसके बाद वो नोट डाउन करता है रिस्पॉन्स खुद ही, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्केड्यूल, जहाँ पे क्वेश्चनर के साथ साथ एक शख्स भी जाता है, या वो खुद इन्वेस्टिगेटर ही हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं स्केड्यूल। एडुकेसी कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर एनफ फंड्स आर अवेलेबल, जहाँ पे हमारे पास फंड्स अवेलेबल काफ़ी हो, जहाँ पे जो हमारे पास टाइम काफ़ी हो, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। स्किल एंड ट्रेंड इन्यूमरेटर्स आर अवेलेबल, जहाँ पे हमारे पास स्किल्ड और ट्रेंड इन्यूमरेटर्स भी अवेलेबल हो। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं क्वेश्चनर में कि हमारे पास जो डेटा आया वो सही है नहीं है, लेकिन हमें एक्यूरेट डेटा अगर चाहिए तो हमें खुद जाना चाहिए इस क्वेश्चनर हाथ में लेके, ठीक है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, भरोसेमंद रिजल्ट चाहिए, तो आपने स्केड्यूल का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रिस्पॉन्सिबल पॉसिबल, जहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो रेस्पोंडेंट के साथ, वहाँ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, कवरेज इसकी वाइड है, वाइड कवरेज है, बहुत सारे लोगों को हम हायर करके भेज सकते हैं रेस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनर लेके। डेटा इज़ रिलायबल, भरोसेमंद डेटा है। चांसेस ऑफ बायसनेस इज लेस, इसमें बायस के चांसेस बहुत कम हैं, जब तक ना ये इन्फॉर्मेंट खुद बायस करें। कैन बी यूज फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स, ये हम इलिटरेट रेस्पोंडेंट से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम खुद भरते हैं क्वेश्चनर को। इट इज़ क्वेश्चनर कम ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ पे और एक चीज़, आप जो है जब क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं रेस्पोंडेंट से, तो यहाँ पे आप खुद उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, क्योंकि आप खुद जाते हैं वो आंसर्स लेने के लिए, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चनर कम ऑब्जर्वेशन मेथड भी बनता है। डिमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव है, जनाब आपने हर एक शख्स के पास जाना है, डेटा कलेक्ट करना है, टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रेंड इन्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैंने कहा ना आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, तो आपके पास एक स्किल्ड इन्यूमरेटर होना चाहिए। फ्रेमिंग आइडियल क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो एक आइडियल क्वेश्चनर बनाना ये भी हमारे पास मुश्किल होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। डेटा फ्रॉम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स भी हमारे पास एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स है लोकल कॉरस्पॉन्डेंट, हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं, या हमारे पास न्यूज़पेपर्स है अलग अलग, वो अपने लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं, या एजेंट्स को, हु कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर।
वो उनके बिना पे डेटा कलेक्ट करते हैं। देखा होगा आपने कहीं भी, आज तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो हर एक जो न्यूज़ रिपोर्टर बना हुआ है विदाउट एथिक्स, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर डिग्री होती थी जिसमें मार्क्स कम होता था, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, उनको कर्टसी सिखाई जाती थी, क्या है एक न्यूज़ रिपोर्टर की जो कर्टसी है, उसको कौन सी एथिक्स को फॉलो करना पड़ता था, किस सिचुएशन में वो इंटरव्यूज ले सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये एक ट्रेंड और क्वालिफाइड एक कॉरस्पॉन्डेंट की खूबी होती थी। लेकिन अब तो वो नहीं रहा, कोई भी फ़ोन निकाल के आपसे क्वेश्चंस पूछता है, उसके लिए तो कोई अब जो बंदिश नहीं रहे। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे, बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ा। आप देख रहे हैं कि फेसबुक पे कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कभी जिसको जो चाहे किसी के भी वीडियो वगैरह बना के उसको अपलोड कर सकता है, किसी को भी जलील कर सकता है सेकंड्स में, उसको बिना ख्याल किए हुए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई इस वजह से जो है पता नहीं अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठ सकता है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर बैठ सकता है, या कोई अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेगा ये वीडियो वगैरह देख के। ये कौन ख्याल करता है इस चीज़ का? हमें अब तो वो शऊर ही नहीं रहा। इसके लिए मैं तो कभी कभी बहुत उदास होता हूँ कि ये जो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा सोशल मीडिया का, ये जो है ये हमें भुगतना पड़ रहा है आज। बहरहाल इस तरह हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ ज़्यादातर क्या हो रहा है आजकल। तो हम कोशिश करें हमारी तरफ से और हमारे जो जानने वाले हैं कि हम एक बाशऊर कौम की तरह जो है इसका जो है सामना करें, और कोशिश करें कि बच्चों को ये एथिक्स सिखाएं। हमारे आस पड़ोस में जो भी हैं ये हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखिए ये ज़रूरी है कि हम जो है एक कौम लेके चलें, ठीक है, हम एक सोसाइटी लेके चलें। अगर आप ये देखते हैं कि मेरे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं अगर ये बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दो, गलत सोच रहे हैं आप। अगर आपके आस पड़ोस में बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके घर पे भी पड़ेगा। जलते घर को जल के घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ा आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, ठीक है। तो इसके पीछे एक तेज़ हवा है, उससे आपके घर को भी खतरा होता है। इसलिए आस पड़ोस में जलने वाले जो होते हैं उन पे हमें जो है हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं आस पड़ोस में तो उनका ख्याल रखें, उनको संवारने की कोशिश करें, अपने तरह से इंसानियत का सबूत दें, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करें। अच्छा, ये था इन्वेस्टिगेटर मेथड, सॉरी लोकल कॉरस्पॉन्डेंट मेथड, जहाँ पे हमारे पास जो है लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स को हायर किया जाता है चैनल्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसकी एडुकेसी क्या है? रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने कॉरस्पॉन्डेंट्स रखे हैं, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड, बहुत सारी वाइड एरिया पे ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल के सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मेरिट्स, वाइड कवरेज, कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है ये, कवरेज ज़्यादा है, टाइम एफिशिएंट भी है, ठीक है। डेमेरिट्स क्या है? चांसेस ऑफ पर्सनल बायस, मैंने आपको कहा ना, कोई लोकल कॉरस्पॉन्डेंट जिसको किसी के साथ नहीं बनती है तो वो किसी की ज़िंदगी, किसी का फ्यूचर, किसी का करियर पूरा तबाह कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा डेमेरिट है इसका। लेस एक्यूरेसी, आजकल तो बिल्कुल ही ज़ीरो एक्यूरेसी होती है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इसमें रहती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहती है। 4 कॉरस्पॉन्डेंट्स आ गए, उन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है इंसान की हकीकत क्या है, ठीक है। क्विक रिकैप करेंगे हम क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के दरमियान। मेल किया जाता है क्वेश्चनेयर, और ये स्केड्यूल जो है ये इनोमिनेटर जाता है, खुद फिल करता है। चीप है हमारे पास क्वेश्चनेयर, एक्सपेंसिव है स्केड्यूल। नॉन रिस्पॉन्स इसमें हाई रहता है, क्वेश्चनेयर में कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स लो रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं क्वेश्चनेयर में लेस रिस्पॉन्स हैं और स्केड्यूल में हाई रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्डेंट नॉट क्लियर, लेकिन रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे नोन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ये जो है न्यूमरेटर खुद जाता है उसे मिलने। स्लो होता है क्वेश्चनियर, फास्ट होता है स्केड्यूल। रेस्पोंडेंट लिटरेट जो है होना चाहिए क्वेश्चनियर में, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्केड्यूल की, वो अगर इलिटरेट भी हो। हाई रिस्क का बायस, इसमें बायस के ज़्यादा चांसेस है। लो रिस्क है बायस के स्केड्यूल में। नीड्स टू बी अट्रैक्टिव, यहाँ पे अट्रैक्टिव होना चाहिए क्वेश्चनियर। नॉट रिक्वायर्ड टू बी, बिकॉज ये फिल कौन करता है? इन्यूमरेटर फिल करता है। नॉट पॉसिबल, ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड, तो यहाँ पे स्केड्यूल में हम ऑब्जर्वेशन मेथड भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ है
मेथड जिसमें हमारे पास वारंटी कार्ड्स है, जिसमें हमारे पास पोस्टल साइज्ड कार्ड्स है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। वारंटी कार्ड्स वगैरह आपका कंपनी साथ देते हैं, वहाँ से आपको डेटा लिया जाता है, तो वहाँ से आपके बारे में जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उनको आपका फ़ोन नंबर वगैरह मिलता है, फिर आपको जो है एड्स वगैरह व्हाट्सएप या बाकी जो है आपके मेल वगैरह पे वो एड्स वगैरह आ जाते हैं, वो आपको यही वारंटी कार्ड्स के थ्रू आते हैं। तो ये भी आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिटर्स या स्टोर्स, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह बुलाते हैं लोगों को, तो वहाँ पे उनसे जो है ऑडिट्स वगैरह ले लेते हैं, तो वहाँ से उनसे डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। कंज्यूमर पैनल्स जो है, कंज्यूमर मेंटेनेंस डिटेल डेली रिकॉर्ड्स, तो जहाँ पे कंज्यूमर है अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और फिर कंपनी को सबमिट करता है, तो वहाँ से भी ये हासिल कर सकते हैं प्राइमरी डेटा। इसी तरह मैकेनिकल डिवाइसेस है हमारे पास, कैमराज वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पे हमारे पास रेटिंग्स वगैरह, अगर आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको आप रेटिंग वगैरह देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, तो वो भी डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमारे पास जो है इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग जो है, इसको कभी कभी इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग भी कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को। तो टू कलेक्ट अंडरलाइंग मोटिव्स इंटेंशंस ऑफ रेस्पोंडेंट, किसी रेस्पोंडेंट की अंडरलाइंग मोटिव्स को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो उनको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। रेस्पोंडेंट जहाँ रिवील करने में मुश्किल होते हैं उनको, या रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो उनको हम किसी और तरीके से उनकी जो हिडन मोटिव्स हैं उनको रिवील कर सकते हैं। नीड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग, लेकिन इसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है जो इससे डेटा कलेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट्स होते हैं या फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ ऐसे जो है टेस्ट लिए जाते हैं, आपको वर्ड एसोसिएट करने पड़ते हैं, या आपको सेंटेंस दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए, आपको थोड़ी सी स्टोरी दी जाती है, आगे इसको स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। मुझे याद है मैंने जब पहली बार कॉग्निजेंट में इंटरव्यू दिया था तो मुझे ये वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट में कि अगर आप फॉर एग्जांपल घर से निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, तो आगे सामने आपको एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है, तो आगे इस स्टोरी को कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर वहाँ पे आपके हिडन मोटिव्स को वो जानना चाहते हैं। क्विज़ वगैरह जो है इनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वर्बल प्रोजेक्शन टेक्निक्स हैं, हमारे टेस्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, जहाँ पे हम वर्बली उनको जो है क्वेश्चंस पूछते हैं या ओरली उनको क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। पिक्टोरियल टेक्निक्स है हमारे पास। पिक्टोरियल टेक्निक्स में हमारे पास है सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट। तो परसेप्शन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसको हम TAT भी कहते हैं, इसमें कुछ सेटअप पिक्चर्स दिए जाते हैं डे टू डे इवेंट्स के जो एम्बिग्यूअस होते हैं, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम जो है रेस्पोंडेंट से रिस्पांस लेते हैं कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं, तो वहाँ से हम उनके रिस्पांस ले सकते हैं कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं। रोज़न वीक टेस्ट है हमारे पास। रोज़न वीक में हमारे पास कार्टून्स वगैरह होते हैं, कार्टून्स के ऊपर एम्प्टी बैलून्स होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप इनके बारे में कुछ लिख लीजिए, ठीक है, आप इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक टेस्ट है। रोजाज टेस्ट है हमारे पास, जिनमें 10 कार्ड्स होते हैं, जिनमें एक बोल्ट्स होते हैं, वो डॉट्स होते हैं, तो इनमें एक मीनिंगलेस डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसमें जो है ये जो हमारे पास रिस्पोंडेंट्स रहते हैं, इनको इन कार्ड्स से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में ये है कि ये ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये कभी कभी जो है हमारे पास साइकेट्रिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब के टाइम में ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह होल्टमैन इंक बोल्ट टेस्ट जो है, HIT हिट जिसको कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रोजाज टेस्ट है ये। इसमें 45 कार्ड्स होते हैं इंक बोल्ट्स के साथ। इसमें शेडिंग्स भी होती हैं और इसमें कलर्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप ये समझ सकते हैं, ये अपडेशन है हमारे रोजाज टेस्ट का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टॉमकिंस हॉर्न पिक्चर टेस्ट, ठीक है। टॉमकिंस हॉर्न पिक्चर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे 25 प्लेट्स होते हैं, तो इसमें 3 स्केचेस होते हैं हर एक प्लेट में, तो इनको अरेंज करने के लिए बोला जाता है रेस्पोंडेंट को, तो फिर हम उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि इसका व्यू क्या है, इसका हिडन बिहेवियर कैसा है, इसके जो है हिडन मोटिव्स क्या है, फील क्या करता है, इससे हम जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है बड़ा डरा सा लगता है, उसको हम ये प्लेट्स देते हैं, फिर देखते हैं वो किस तरह से इनको अरेंज करता है, फिर हमें पता चलता है ये किन चीज़ों से डरता है, क्या रीज़न है, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन वो मेथड्स है जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होता है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी डेटा कैन बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, एनुअल सर्वे रिपोर्ट्स इंडस्ट्रीज की तरफ से आता है, एग्रीकल्चर की तरफ से आता है, या फिर इंडियन ट्रेड जर्नल आता है। ये हमारे पास पब्लिकेशंस आते हैं, यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे जर्नल्स आते हैं। पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ का रिपोर्ट आता है, WHO का रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है। तो ये और भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट आते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। रिपोर्ट्स ऑफ सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हमारे पास हेल्थ सैनिटेशन या बर्थ डेथ के रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आते हैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग कमीशंस भी बिठाए जाते हैं, ठीक है, SITs बिठाए जाते हैं, तो उनका क्या रिपोर्ट आता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टैरिफ कमीशन है, पटेल कमीशन है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेकेंडरी डेटा पर्पज़ के लिए। प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं जैसे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आर्टिकल्स या रिव्यू रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो है सेकेंडरी डेटा के लिए। ये हमारे पास प्राइवेट पब्लिकेशंस है। इसी तरह अनपब्लिश्ड डेटा होता है हमारे पास, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के पास बच्चों के थीसिस वगैरह होते हैं जो अनपब्लिश्ड होते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा के सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़नी चाहिए जहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करें, क्योंकि सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, तो हमें कौन कौन से जो है एहतियात बरतने होंगे। सबसे पहला रिलायबिलिटी के रिलेटेड सोर्स ऑफ कलेक्टेड डेटा, हमें देखना है कि इसने जो डेटा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया गया है किसी के द्वारा, इसने कहाँ से कलेक्ट किया है। हु कलेक्टेड डेटा, किसने डेटा कलेक्ट किया है, क्या वो भरोसेमंद है या नहीं है। व्हेन वाज इट कलेक्टेड, कब कलेक्ट किया गया है, क्योंकि आज तो दिन में ही कितना कुछ बदलता है, तो अगर ये 10 साल पहला डेटा होगा तो आज में इसमें बहुत जो है फ़र्क पड़ा होगा। कितना देर पहले ये डेटा कलेक्ट किया गया है, कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, मेथड्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, किसने किया कलेक्ट, कब किया गया, ठीक है, कौन सा सोर्स है इस डेटा का, बायस इन कंपाइलेशन, इसमें बायस वगैरह तो नहीं है, एक्यूरेसी कितनी है इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए रिलायबिलिटी के लिए कि हम इस डेटा पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, हमने सूटेबिलिटी देखनी है कि ये डेटा सूटेबल है, मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए ये सूटेबल है कि नहीं, तो सूटेबिलिटी दूसरा आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तीसरा, एडुकेसी, लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव्ड यूजिंग दिस डेटा इज एडुकेट, ये सही है, सूटेबल है मेरे रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, क्या इससे मेरा गोल फुलफिल होगा, ठीक है, क्या जो मैं एक्यूरेसी अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे इस डेटा से मिल जाएगी, ये आपने एडुकेसी में देखना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने कुछ एहतियात जो है जो बरतने होंगे वाइल यूजिंग दिस सेकेंडरी डेटा। डिमेरिट्स क्या है सेकेंडरी डेटा के, प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट यूज, तो इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है, ये किसी और ने डेटा कलेक्ट किया गया है किसी और के द्वारा, आउटडेटेड डेटा हो सकता है, बायसनेस इसमें हो सकती है, डज नॉट फुलफिल द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, इसमें आपकी रिसर्च की जो एक्यूरेसी है वो फुलफिल नहीं होती है, सूटेबल नहीं हो सकती है, हो सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है आपका रिजल्ट्स आते हैं वो सही नहीं होंगे। अच्छा, अब हम जाते जाते प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा टेक्निक्स जो हमने पढ़े इनको हम क्विक रिकैपिटुलेशन करेंगे एक शॉट में। रियल टाइम डेटा होता है प्राइमरी डेटा, पास्ट डेटा होता है जो हमने पहले भी बताया था, स्पेसिफिक टू रिसर्च नीड्स, लेकिन ये जो हमारे पास डेटा होता है ऑफ नॉट स्पेसिफिक और रिसर्च नीड्स, क्योंकि किसी और ने अपने लिए डेटा कलेक्ट किया है। एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा, कॉस्टली होता है, हमारे पास सस्ता होता है या लेस कॉस्टली या फ्री होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। टाइम कंज्यूमिंग है प्राइमरी डेटा, टाइम एफिशिएंट है सेकेंडरी डेटा। हाई कंट्रोल क्वालिटी पे होता है आपका प्राइमरी डेटा में खुद कलेक्ट करते हो, हमने देखे कौन कौन से टेक्निक से करते हैं। लेस कंट्रोल होता है आपका सेकेंडरी डेटा पे, रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है आपका प्राइमरी डेटा, उसके बाद आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रोसेस्ड या रिफाइंड फॉर्म में होता है सेकेंडरी डेटा। कलेक्टेड बाय ओरिजिनल रिसर्चर, खुद रिसर्चर कलेक्ट करता है, यहाँ पे किसी और ने सक्सेसर ने रिसर्चर ने कलेक्ट किया हुआ होता है। रिसर्चर इज द ओनर ऑफ डेटा, यहाँ डेटा का ओनर रिसर्चर होता है। रिसर्चर कैन यूज द डेटा बट कैन नॉट क्लेम ओनरशिप, यहाँ पे रिसर्चर इस्तेमाल कर सकता है लेकिन ये इसका डेटा नहीं है, किसी और का डेटा होता है। एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हमारे पास प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल्स है, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, आर्टिकल्स है एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ऑफ इवेंट। ये याद रखें,
बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स जो पर्टिकुलर इवेंट पे जो है रिलीज होती हैं वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। डॉक्यूमेंट्रीज है, ऑडियोज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मैप्स या जिनमें हमारे पास पेंटिंग, स्कल्पचर्स या ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, या पर्सनल अकाउंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है प्राइमरी डेटा के। सेकेंडरी डेटा के हमारे पास फैक्ट बुक्स होती है, बायोग्राफीज होती है, जनरल हिस्ट्रीज होती हैं, जर्नल्स एक्सेप्टेड वन इज मेंशन्ड इन प्राइमरी। जो पर्टिकुलर इवेंट पे होती है वो जर्नल्स नहीं, जो जर्नल्स नॉर्मली पब्लिश किए हुए होंगे तो वो हमारे पास होंगे सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल। इसी तरह बुक्स जो पब्लिश किए गए होंगे वो हमारे पास है सेकेंडरी डेटा, लेकिन जो पर्टिकुलर इवेंट पे होती है बुक्स या जर्नल्स पब्लिश वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में वन शॉट में हमने कंप्लीट किया डेटा कलेक्शन मेथड्स। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ 15 to 20 डेज़ में ये पूरा रिवाइज करेंगे, अगर आपको ये तरीका सही लगता है मेरा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको बड़ी पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाता है, क्यों उनको जो है इतनी आलसी आती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अंजुम सर क्लासेस, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास FA के स्टूडेंट्स हैं, आप बस जो है मुतमईन रहे, हम इसको कुछ दिनों में ख़त्म करके फिर एक जो है MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मैराथन सेशन है इसमें हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से अगर आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही है लेकिन मैराथन है, क्या करेंगे, हमें रिवीजन करना है, हमें ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, ज़्यादा हमने हर एक चीज़ समझनी नहीं है, बस रिवीजन चल रहा है अभी, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेक्चर। आज इसी नोट पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।